हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और सेट आपके लिए 50 प्रश्नों का यह सेट बहुत इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, टीचर्स हो या फिर 69वीं बीपीएससी। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हैं तो भी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी, किसी भी नौकरी के लिए 50 जीके का जो सेट चल रहा है बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इंद्रधनुष पाना है। दोस्तों, अगर आपको इंद्रधनुष पाना है तो बारिश को सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो चालू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देखें, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर, कौन सा नगर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो गंगा एवं सोन नदियों के मिलन कह सकते हैं, संगम कह सकते हैं, वहाँ पे पाटलिपुत्र बना हुआ है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये उदयन के द्वारा किया गया है। उदयन की अगर बात करें तो यह किसका पुत्र था? तो यह अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुनिक के नाम से जाना जाता है। कुनिक के नाम से जाना जाता है अजातशत्रु को। ठीक है। अशोक की बात करें तो इसके पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, इसे भी आप याद करें। घनानंद किस वंश का था? तो ये नंद वंश का था। किस वंश का था? नंद वंश का था। और अंतिम राजा था, अंतिम राजा भी था, अंतिम शासक भी कह सकते हैं। अंतिम शासक हम पढ़ा चुके हैं कि धनानंद को किसने हराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो पहला प्रश्न हो गया आपका सही जवाब। उसके बाद दूसरा देखेंगे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था सबसे पहले ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के जो शासक थे, ईरान के जो शासक थे, नाम था साइरस। ठीक है। 550 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। तो ईरानियों के द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जो सूची है वह कहाँ उपलब्ध है? तो बौद्ध साहित्य कह सकते हैं, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है। 16 में से 3 महाजनपद की अगर हम बात करें, 3 महाजनपद की जो बात करें वो कहाँ है? बिहार में है। बिहार में कितने महाजनपद है? 3 है। याद रखना इस चीज को। कौन कौन है? तो यह है, एक मगध है, बज्जी है और एक अंग है। ठीक है, मगध है, बज्जी है और अंग है। मगध जो था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और बड़ा था। 16 जो महाजनपद थे उसमें से, 16 महाजनपद में से शक्तिशाली और बड़ा, शक्तिशाली प्लस बड़ा कौन था? यह मगध था। और मगध की राजधानी उस समय कहाँ थी? मगध की राजधानी की अगर हम बात कर लें तो गिरिब्रज इसको बोला जाता था। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? बज्जी की राजधानी की अगर हम बात करें तो वैशाली। अंग की बात करें तो चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी गिरिब्रज। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली और बड़ा जो महाजनपद था वो मगध था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय में यह वर्णित है 16 महाजनपदों की। और बिहार में कितने हैं? 3 महाजनपद हैं। आगे देखेंगे। चौथा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? मंगोल आक्रमण की चर्चा है यहाँ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ है, जिसे इसने रोका। आगे देखें, अगला 5वां नंबर सवाल, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दक्षिण भारत सबसे पहला शासक, पहला सुल्तान, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक है? 1296 से 1316 तक ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, नाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर था।
सबसे पहला जो आक्रमण दक्षिण की ओर हुआ था, दक्षिण की तरफ आक्रमण सबसे पहले हुआ था तो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही हुआ था। और कहाँ हुआ था? देवगिरी में। कहाँ हुआ था? देवगिरी में। देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र, क्या नाम था उसका? रामचंद्र, जो कि पराजित हुआ था मलिक काफूर से। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला शासक था जो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था और सबसे पहला जीता गया था। देवगिरी रामचंद्र वहाँ के राजा थे और सेनापति मलिक काफूर था। आगे देखेंगे छठा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? कि जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जब क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो गलतियाँ होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। किताब में तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, वीडियो से भी पढ़ लेते हैं। तो कहा भी गया है कि गुरु का ज्ञान क्यों, कैसे होता है, क्या कारण है कि वो महत्व है आज भी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और ये गाइड कौन करेगा? आपके गुरु, चाहे आप किसी को भी क्यों ना माने। तो जब तक आप इस तकनीक को नहीं अपनाएंगे तब तक आप आगे नहीं सीख पाएंगे। याद करेंगे, भूलेंगे। क्वेश्चन को अगर इस तरह से अगर आप समझ गए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, कौन था, इसके मतलब ये क्या लिखा था, ठीक है, क्यों आया था, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को का, या कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। यह लगभग 1333 ईस्वी में आया था। याद रखना है, यह कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और 1333 ईस्वी में किसका शासन काल था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय शासन था, ठीक है। सल्तनत काल का यह एक शासक था, तुगलक वंश का था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1333 ईस्वी में उस समय राजा था, शासक था। और उसी समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला, ठीक है। पुस्तक का क्या नाम है? रेहला, जो इसने लिखी थी। और इसमें किस चीज़ का वृतांत है? तो ये अपना यात्रा जो भी किया है उस सारी चीज़ों का इसमें वृतांत है। तो इसे आप याद रखें, हर एक पॉइंट को याद करते चल जाएं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग का निर्माण कब हुआ था, कब बना था मुस्लिम लीग? 1906 ईस्वी में। कहाँ बना था? तो ढाका में बना था, ठीक है। इसे याद रखें। सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान इसका संस्थापक सदस्य था। सलीमुल्लाह खान इसे बोला जाता है, ठीक है। और इसने स्थापना किया था ढाका में 1906 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, मुस्लिम लीग की बात हो रही है। तो मुस्लिम लीग का संकल्प लिया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 ईस्वी में, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसके आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा होना था। और यह मांग इतना तेज बढ़ा कि अंततः माउंटबेटन योजना आई, जिसके तहत पाकिस्तान को अलग करना पड़ा। आगे देखें 8वां नंबर, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन। हम कितनी बार बोल चुके हैं कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो मुगल काल पर है, वो तो खैर मध्यकालीन में थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन अगर आप मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आप कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन के साथ साथ गवर्नर जनरल का कार्यकाल और उसका जो मुख्य बिंदु है उसको याद करना है। उसी तरह अधिवेशन में जो मुख्य बिंदु लिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उसको याद करना है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो कहाँ पर हुआ था? 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सिर्फ यही पूछ रहा है। तो यह हुआ था जो कि अभी पाकिस्तान में है, लाहौर में हुआ था 1929 का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? ये भी याद रखें, अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1929 का अधिवेशन, जो कि लाहौर में हुआ था। आगे देखें, जिसमें क्या निर्णय लिया गया था? पूर्ण स्वराज का निर्णय। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 9, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? 3 यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, देखिए ये सही है। लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। देश बंधु के, तो देश बंधु किन्हें कहा जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, ठीक है।
तो देश बंधु नहीं होगा, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसलिए इसका सही जवाब 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हर एक पॉइंट को सही से आप नोट करते जाएं, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के क्रम में जितने भी प्रश्न मिलते हैं आप उसको पढ़ेंगे। देखिए, जापान की संसद के रूप में जाना जाता है, जापान की संसद पूछ रहा है। जापान की संसद को हम लोग डाइट कहते हैं। हम लोग क्या, डाइट कहा ही जाता है, डाइट उसका नाम है, इसलिए ये मत सोचे कि डाइट हम लोग कह सकते हैं, नहीं, डाइट नाम है, जापान की संसद को डाइट ही कहा जाता है। डेल युआन ये कोई संसद नहीं है, बल्कि सोरा एक संसद है जो कि कहाँ है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का नाम सुने होंगे। इसकी राजधानी कहाँ है, काबुल है। और सोरा जो है, सोरा अफगानिस्तान के संसद का नाम है। आगे देखेंगे, दुनिया की पहली जल निकासी प्रणाली का निर्माण लोगों द्वारा कहाँ किया गया था, जल निकासी, जिसे ग्रिड प्रणाली भी कहा जाता है, वहाँ का जो नगर था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, याद रखना है इस चीज़ को, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। और इसमें जो बनाया गया था, मकान बनाया गया था, ग्रिड प्रणाली के द्वारा बनाया गया था, ग्रिड प्रणाली। और इसका सही जवाब हो जाएगा, पहली जो जल निकासी की गई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी। मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करें तो यह विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता है, याद रखना है। सब विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो मिस्र की सभ्यता हो जाएगा। अगर एशिया की सबसे पुरानी, एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है ये, ठीक है, याद रखना है। एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन, ये सारे क्वेश्चन इसमें शामिल हो जाते हैं। पिरामिड का निर्माण कहाँ मिलता है, ये मिलता है मिस्र की सभ्यता में। तो इन सारे पॉइंट को आप नोट करें, याद करें। आगे देखें 12 नंबर सवाल, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। स्थलीय सीमा की लंबाई, पूरे भारत का जो सीमा है उसकी पूरी जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा भारत। अब स्थल की बात हो गई तो द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, सिर्फ तट रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, पूरे का नहीं, सिर्फ तट रेखा की लंबाई। तो तट रेखा अगर द्वीप सहित जोड़ा जाए तो ये 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगर सिर्फ द्वीप को हटा दिया जाए, भारत के तट रेखा की लंबाई की अगर बात करें तो ये 6100 किलोमीटर होगा। दोनों प्रश्नों को आपको समझना होगा और याद रखना होगा, कंफ्यूजन नहीं लाना होगा। अगर द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई पूछा जाए तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन होता है। और अगर सीधे सीधे पूछ दिया जाए भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 100 किलोमीटर होगा, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को समझ लेना है यहाँ पे। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, समुद्री मील की दूरी तक क्या है। तो सीधा सीधा जाने कि अगर प्रादेशिक जल सीमा की दूरी पूछा जा रहा है तो यह 12 मील होता है। कितना होता है, 12 मील होता है। अगर संलग्न क्षेत्र की बात करें, संलग्न क्षेत्र की अगर बात करें भारत की, ये भी याद रखना है, तो ये 24 मील है, ये भी याद रखना है। 3 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, तीनों को हम यहाँ पे बताएंगे। ये हो गया, कौन चीज हो गया, प्रादेशिक जल सीमा, ये हो गया संलग्न क्षेत्र जो कि 24 मील तक है। अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो ये 200 मील तक होगा, ठीक है। ये तीनों याद रखना है आपको, तीनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तीनों प्रश्न समाहित है इसमें ही। 200 मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि 200 मील तक भारत इसका दोहन कर सकता है, ठीक है, समुद्री क्षेत्र को दोहन कर सकता है। संलग्न क्षेत्र की बात करें तो 24 मील तक, और अगर प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो 12 मील तक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए 15, श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है, दोनों के बीच में क्या है, तो पाक जल संधि है, याद रखना है, पाक जल संधि है। नाम से मत कंफ्यूज होना है कि पाक जल संधि है तो पाकिस्तान से होगा, नहीं, ये पाक जल संधि है जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में है और पृथक करता है। 8 डिग्री की बात करें तो यह भारत और मालदीव के बीच में स्थित है, भारत और मालदीव को अलग करता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को, मालदीव को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के बीच में है, अंडमान और
निकोबार के बीच में है। तो इसे भी याद रखना है। 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल पाक जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करता है, 8 डिग्री भारत और मालदीव को अलग करता है, जबकि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अगला देखेंगे 16, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। हर एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है, पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना है, पसंद आए तो लाइक करना है और शेयर करना है। पसंद नहीं आए तो आप जा सकते हैं, लेकिन पसंद अगर आ जाए तो लाइक जरूर करें, और अगर पढ़ना है तो फिर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सही समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ताकि आप रोजाना ये क्लास कर सकते हैं, चूके नहीं। तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की चर्चा अगर हम करें यहाँ पे, तो यह भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। और यह कब शुरुआत की गई थी? 1963 ईस्वी में। याद रखिए 1963 ईस्वी में भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत हुई थी। किस नदी पर यह स्थित है? किस नदी पर स्थित है ये? तो ये सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। ठीक है, याद रखना है, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है? ये जो संयुक्त परियोजना है ये है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सतलज नदी पर है। 1963 ईस्वी में से शुरू किया गया था और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और सबसे पहले की अगर बात करें, सबसे पहला नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी तो हो गया ये भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, और सबसे पहला नदी घाटी परियोजना की अगर हम चर्चा करें तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा, जो कि 1948 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। 1948 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो यह दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना जो कि सबसे पहला है, 1948 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। हीराकुंड की बात कर लें तो हीराकुंड महानदी पर है। हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये भी याद रखना है, उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और यह उड़ीसा में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना की अगर हम चर्चा करें तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और किस नदी पर यह है? चंबल नदी पर है। तो इसे याद कर लें। ठीक है, यह चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश का यह संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड की बात कर लें तो महानदी पर, उड़ीसा में है। अगर भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर 1963 ईस्वी इसकी शुरुआत हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो सबसे पहला है, 1948 ईस्वी इसकी शुरुआत हुई थी और यह दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ दें, एकदम तोड़ दें, ताकि आप उसका एक एक चीज को समझ जाएं। अब यहाँ देखिए, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। तो पेरियार जैसे ही आप समझें तो आप समझते होंगे पेरियार, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि केरला में है, और पेरियार जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? केरला में है। तो ये हो गया पेरियार जल विद्युत परियोजना जो कि केरला में स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना ये शिव समुद्रम है। याद रखना है, नाम क्या है? शिव समुद्रम है, जो कि कावेरी नदी पर है। कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और कहाँ है? तो कर्नाटका में है। इसे भी याद रखना है। दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाते हैं। जल विद्युत परियोजना जो कि पेरियार जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है, या केरल में स्थित है। अगर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना की बात कर लें तो शिव समुद्रम है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, और यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। क्वेश्चन आगे देखेंगे 18, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सब जियो का प्रश्न लगातार आ रहे हैं और महत्वपूर्ण है।
भारत की दृष्टि से किसी भी को एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरदार सरोवर परियोजना की अगर हम बात कर लें तो यह नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ है अगर इसकी बात कर लें तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और यह दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, इसे भी याद रखना है, दूसरी सबसे बड़ी परियोजना भारत की ये सरदार सरोवर परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पर गुजरात में है। आगे 19 नंबर सवाल, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? देखिए, हिमालय अगर आप रेंज अगर इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है इस तरह से। तो पहला जो हिमालय, पंजाब हिमालय हो गया, ठीक है। दूसरा जो होता है इसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है ये नेपाल हिमालय, तीसरा भाग जो है। चौथा भाग को अगर हम कहें तो ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु नदी का नाम आप सुने होंगे। सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज की जो दूरी होती है, सिंधु और सतलज नदी के जो बीच की दूरी है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर नेपाल, उसके बाद का जो बात है दूसरा है कुमायूं हिमालय। तो सतलज से काली नदी के बीच का जो जगह है ये कहलाता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच का हिस्सा कुमायूं हिमालय कहलाता है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। तो ये कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय हो गया। चौथा कौन सा है? असम हिमालय। तो असम हिमालय कहाँ है? तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक। दिहांग जो कि असम का एक नदी है, ठीक है। तो चारों को याद रखना है, हिमालय को 4 भाग में इस तरह से बांटा गया है, ठीक है। तो पहला जो कहलाता है वो पंजाब हिमालय कहलाता है, जो कि सिंधु और सतलज के बीच में है। सिंधु नदी और सतलज के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा आता है। तीसरा जो है ये देखिए नेपाल हिमालय है, और यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा है। चौथा की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यह असम हिमालय है, ठीक है, जो कि तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे रट लें, देख लें, 2-3 बार देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका काली एवं तीस्ता नदी यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो इस तरह के अगर प्रश्न अराइज होते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। 20वां, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? सह्याद्री कहा जाता है या पश्चिमी घाट को। सह्याद्री किधर कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। और इस घाट में ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र किधर है? पश्चिमी घाट है। तमिलनाडु का घाट भी है, असम का घाट भी है। तो सह्याद्री क्षेत्र पश्चिमी घाट को कहा जाता है। आगे देखेंगे 21, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल पूछा जा रहा है। तो तारामंडल अगर पूछे तो मोटा मोटी इसी को बता देंगे, 89 होता है, 89 होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 2 बहुल जो गैसें होती है, जैसे कि हाइड्रोजन है और हीलियम है, 2 गैसें से मिलकर ही ये हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है। हालांकि उसमें ऑक्सीजन भी होते हैं और भी होते हैं, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का प्रतिशत जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर प्रतिशत की बात कर लें तो 74% होता है, प्लस हीलियम होता है जो कि लगभग 25% होता है, ठीक है। तो 99% प्लस 1% में सारे गैसें होती है। आगे देखें, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या पूछ रहा है। ग्लोब पर प्रेशर बेल्ट्स की बात कर रही है, तो ये 7 है, ठीक है। ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या को याद रखना है, 7 है। आगे देखें 24 नंबर, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और पेशी अगर जुड़ते हैं तो उसे टेंडन कहते हैं। याद रखना है, अगर अस्थि और पेशी दोनों जुड़ते हैं तो उसे टेंडन कहते हैं। लेकिन अगर अस्थि जुड़ते हैं, अस्थि
और अस्थि आपस में जुड़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे लिगामेंट के नाम से जानते हैं। अस्थि अस्थि आपस में जुड़ते हैं तो लिगामेंट कहलाते हैं, जबकि अस्थि और पेशी जुड़ते हैं तो टेंडन कहलाते हैं। दोनों को याद रख लें, दोनों प्रश्न एराइज होते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या पूछा जा रहा है, तो कक्षों की संख्या की अगर बात करें तो 4 होते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। ठीक है, मानव हृदय यानी कि कृत्रिम अगर हृदय की बात कर लें तो इसका क्या नाम होता है? पेसमेकर। याद रखना है इसको भी। हृदय का क्या काम है? हृदय का क्या काम है? खून का शुद्धिकरण, रक्त शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। रक्त शुद्धिकरण का काम हृदय ही करता है, इसे भी याद रखना है। आगे देखेंगे 26, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, गलती तभी होगी जब हाई कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात होती है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी आती है उससे। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना ये भी गलत है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो गलतियां ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो आपकी गलतियां कम होती है। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, स्वेट लगाएं और वही प्रश्नों को पढ़ें, वही सेगमेंट को पढ़ें, वही चैप्टर को पढ़ें जहाँ से आपकी गलती हो रही है। ठीक है, तो हर एक सेगमेंट को सुधारना है। तो वॉलीबॉल के अगर प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो ये 6 होती है। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल की अगर हम चर्चा कर लें तो राष्ट्रीय खेल है, बताइए वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? भारत की राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, पाकिस्तान की हॉकी है। ठीक है, अगर हम भूटान की बात कर लें तो तीरंदाजी है, चीन की बात कर लें तो टेबल टेनिस है। ठीक है, उसी तरह से इंग्लैंड की बात कर लें क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें क्रिकेट है। तो उसी तरह से वॉलीबॉल की बात करें तो यह कहाँ का खेल है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो इसे भी याद कर लें, छोटा मोटा चीज़ है ये, ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है, लेकिन वॉलीबॉल में संख्या पूछा जा सकता है। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ये रिंग कहलाता है। मुक्केबाजी का जो खेल परिसर होता है वो रिंग के नाम से जाना जाता है। मुक्केबाजी को सबसे पहले ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1896 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है, ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1896 ईस्वी में। 28, घुड़सवारी का खेल परिसर। घुड़सवारी का खेल परिसर यह एरीना के नाम से जाना जाता है। एरीना, घुड़सवारी का खेल परिसर एरीना कहलाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप से संबंधित किस खेल से है? तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित खेल है। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित खेल है ये थॉमस कप की शुरुआत की अगर बात करें तो ये 1948-49 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1948-49 में थॉमस कप की शुरुआत की गई थी और बैडमिंटन से संबंधित यह खेल है। बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है इंडोनेशिया का। और सबसे अधिक बार थॉमस कप किसने जीता है? थॉमस कप सबसे अधिक बार किसने जीता है? इंडोनेशिया ने ही जीता है। इंडोनेशिया थॉमस कप सबसे ज्यादा जीता है। कितने बार? 14 बार जीता है। 14 बार इंडोनेशिया 14 बार थॉमस कप जीता है। अगर भारत की बात कर लें तो भारत थॉमस कप कितने बार जीता है? भारत की अगर हम बात करें तो 1 बार जीता है। 1 बार कब जीता है? ये जीता है 2022 में। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। तो ये सारी चीजों को याद कर लें। आगे तीसरा नंबर, बृहत संगीता के लेखक कौन है? बृहत संगीता एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं बराह मिहिर।
वराहमिहिर बृहद संहिता के लेखक हैं। शूद्रक की बात कर लें तो शूद्रक के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो मृच्छकटिकम है। क्या नाम है उसका? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, जिसका लेखक कौन है? शूद्रक। पाणिनि की बात कर लें तो ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये पाणिनि हैं। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी लिखी गई है, इसे याद रखें। आगे देखें 31, पृथ्वीराज रासो के लेखक पूछ रहा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक की अगर बात करें तो ये चंद्रवरदायी हैं, ठीक है, उन्हीं के दोस्त हैं चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के चौहान जो हैं उन्हीं की जीवनी है ये, उन्हीं का ये कहानी है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी हैं, ठीक है। कलहन, कलहन किसकी रचना किया है? तो राजतरंगिणी, याद होगा, राजतरंगिणी हम करवाए हैं। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहन के द्वारा यह रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क की अगर बात करें तो याज्ञवल्क जो है, याज्ञवल्क स्मृति के लेखक हैं। स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति किसने लिखा है? याज्ञवल्क ने। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा है। आगे देखेंगे भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह है, ये वाला प्रतीक चिन्ह, ठीक है, ये वाला जो प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हैं, कब चुना गया था ये बताना है। तो ये 2010 ईस्वी में चुना गया था। भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह चुना गया था, इस तरह से रुपया का सिंबल लिया गया था, ये 2010 ईस्वी में चुना गया था। और आईआईटी मुंबई का एक छात्र था, आईआईटी मुंबई का छात्र था, नाम था उदय कुमार, इसी के द्वारा यह सिंबल दिया गया था 2010 ईस्वी में, जिसे भारत सरकार ने एडॉप्ट किया था। कामायनी के लेखक पूछा जा रहा है। कामायनी के लेखक कौन है? पुस्तक और लेखक जरूर याद रखें, इसे याद कर लें, ये क्वेश्चंस बनता है, इससे आते हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी लिखा गया है, याद रखना है। अगर विशाख दत्त की बात कर लें तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं ये, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। जेवी कृपलानी। मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 34 वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। अम्लता हो या क्षारता हो, उदासीनता हो, यह जो मापने का पैमाना होता है यह पीएच मीटर होता है, ठीक है, पीएच मीटर। तो इसे भी याद रख लें। आगे घरों में जो लगे पंखे और बल्ब होते हैं, पंखे और बल्ब आदि किस श्रेणी में जुड़े होते हैं? फिजिक्स का प्रश्न है ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आगे 36 जल में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन कौन सा है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है। बी में ढेर सारा है, B1 है, B2 है, B3 है, ठीक है, B6 है, B7 है, उसी तरह B12 है। तो ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन की चर्चा हो रही है, तो बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। बाकी जो विटामिन है जैसे कि ए है, डी है, ई है, के है, ये जो है ये वसा में घुलनशील होता है। कहाँ घुलनशील होता है? वसा में। तो ये दोनों चीज को अगर आप याद रखते हैं तो बना सकते हैं। देखिए अगर ये याद है तो ये बन जाएगा, अगर ये याद है तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को याद कर ले। बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, बाकी जो बचा विटामिन वो वसा में घुलनशील है। तो इसे याद रखें, क्वेश्चन की प्रकृति को समझें और एक एक चीज़ों को यहाँ पे देखें ताकि आपको फायदा हो सके, वीडियो देखने से फायदा हो सके। किसी भी एग्जाम के अगर आप छात्र हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो, तैयारी करेंगे तो। आगे देखेंगे 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल कहता है रोग के किसी विशेष क्षेत्र या देश तक सीमित रहने को क्या कहते हैं? सीमित अगर है तब इसे एंडेमिक कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। आगे देखेंगे 38 नंबर। इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? दिमागी बुखार, जिससे ये जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है इसे दिमागी बुखार के नाम से बोला जाता है और यह वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है और ये जापानी इंसेफ्लाइटिस मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है, मच्छर के काटने से फैलता है और यह वायरस डिजीज है। टेटनस की बात करें तो यह जीवाणु जनित है, ठीक है, इसे भी याद रखें, जीवाणु जनित है टेटनस। डेंगू की अगर बात करें तो यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज मच्छर,
ठीक है। एडिज मच्छर के काटने से फैलता है और यह वायरस डिजीजेज है। रेबीज की बात करें तो ये भी वायरस है और यह कुत्ता के काटने से फैलता है, रेबीज। ठीक है, याद रखना है। 38 के बाद आगे देखेंगे 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल, इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, बूढ़ी काकी भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, चंद्रकांता ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बल्कि ये देवकी नंदन खत्री का है, लिखा हुआ है। देवकी नंदन खत्री का ये लिखा हुआ है चंद्रकांता। फिर गोदान की अगर बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद की लिखी पुस्तक है। तो निर्मला, बूढ़ी काकी, गोदान ये मुंशी प्रेमचंद की है, जबकि चंद्रकांता जो रचना है वे देवकी नंदन खत्री की रचना है। तो इस तरह से आप हर ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। 40, टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध जो होता है, जैसे ही तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी यह क्या होता है, बढ़ता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि पाकिस्तान की मांग को लेकर, अलग देश पाकिस्तान की मांग को लेकर। आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई है। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये वाला प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है, इसे याद रखें, ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को लाया गया था, मनाया गया था। आगे देखेंगे 42, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह पूछ रहा है। पहला मौसम उपग्रह तो ये मैटसेट है। मैटसेट जो है ये भारत का पहला मौसम उपग्रह है। आगे, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची की अगर हम बात यहाँ पे कर लें तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को, 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992-93 में हुआ था। 1992-93 में हुआ था और यह संबंधित है पंचायती राज से संबंधित, 73वां संविधान संशोधन। जबकि अगर नगर पालिका की बात कर लें तो यह 74वां संविधान संशोधन था। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से संबंधित है। कब हुआ था? तो 1992-93 में ये भी हुआ था। इसे भी अगर आप याद कर लें तो अच्छा है। आगे देखें 44, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो सबसे पहले यही चीज को समझ लें कि समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर भारतीय संविधान में बात कर लें कि समवर्ती सूची कहाँ है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। कहाँ है? 7वीं अनुसूची में है, याद रखना है। 7वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? समवर्ती सूची। सिर्फ समवर्ती सूची का वर्णन नहीं है, 3 सूची का वर्णन है। एक संघ सूची है, संघ सूची का वर्णन है, एक राज्य सूची है, ठीक है, राज्य सूची का वर्णन है, और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कि तीनों पढ़ने का है, और तीनों का वर्णन कहाँ है? समवर्ती सूची, तीनों का वर्णन है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और तीनों का अगर बात कर लें तो संघ सूची में अगर विषयों की संख्या की बात करें तो 100, पहले 97 था, याद रखना है। पहले क्या था? 97, यहाँ पहले लिख देते हैं। पहले 97 विषय थे, बाद में इसे बढ़ाकर 100 किया गया। राज्य सूची की अगर बात कर लें तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। पहले 66 हुआ करते थे, लेकिन बाद में संशोधन करते करते 61 पर आ गया। समवर्ती की सूची की बात करें तो ये 52 है, जबकि पहले कितना थे? 47 था। पहले 47 विषय था समवर्ती सूची में, लेकिन अभी 52 सूची है। राज्य सूची में 61 है, संघ सूची में 100 है, 100 विषय है। तो 7वीं अनुसूची, याद रखना है इस चीज को, संविधान में वर्णित है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में जैसे कि रेल है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारी चीजें जो है वो संघ सूची में है। तो ये भी पढ़ना है, ये भी प्रश्न आ जाएंगे आपको कि रेलवे किस सूची में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, तो बता देना है इसको, ठीक है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, रेलवे हो, डाकघर हो, बैंकिंग हो, ये किस विषय से संबंधित है, किस सूची से संबंधित है, तो इसके बारे में बताना है। ये पूछा जाता है अक्सर। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया? वित्तीय आपात की बात कर लें तो वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है। आपातकालीन जो है ये वर्णित है अनुच्छेद कहाँ से? 352 से लेके 360 तक।
अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में क्या वर्णित है? आपातकाल वर्णित है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे आपातकाल। अगला क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लें। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है? तो वित्तीय आपात तो एक बार भी नहीं लगा है, जो कि वित्तीय आपात की अगर हम बात कर लें तो वित्तीय आपात अनुच्छेद कब है? वित्तीय अनुपात जो है वो अनुच्छेद कितना में है? 360 में वर्णित है। वित्तीय अनुपात यहाँ ये भी बता देते हैं, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। अगर बात कर ले कि आपातकाल, ठीक है, आपातकाल, तो भारत में 3 बार यह लागू किया गया है। भारत में 3 बार यह लागू किया गया है आपातकाल। यह अनुच्छेद कहाँ है? अनुच्छेद कहाँ है? आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है। और किसको शक्ति है ये बताना है। तो ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह आपातकाल लागू कर सके। वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो 360 अनुच्छेद के अनुसार लगता है, लेकिन वित्तीय अनुपात भारत में अभी तक नहीं लगा है। 1991 में बना, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। आपातकाल की बात करें तो यह 3 बार लगाया गया है भारत में। कब कब? जब भारत चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो 1962 ईस्वी में लगाया गया था। उसके बाद एक बार और लगा था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, इसमें भी लगा था। अगर तीसरी बात करें तो तीसरा बार जो लगा था वो 1975 ईस्वी में लगा था। 1975 ईस्वी में लगा था। और ये आंतरिक गतिविधि कह सकते हैं, आंतरिक विद्रोह कह सकते हैं। आंतरिक विद्रोह के कारण ये लगा था, ठीक है, आंतरिक विद्रोह के कारण यह लगा था 1975 ईस्वी में। कि 3 बार यह आपातकाल लगाया गया है, इसे याद रखना है। आगे 47 शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। आसान है। आगे देखेंगे 48 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आसान है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध भी 1945 ईस्वी को ही समाप्त किया गया था। इसका मुख्यालय अगर हम जान लें तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में है मुख्यालय। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था और 24 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लें, याद रखें। 49 एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो मुख्यालय जो है एशियाई विकास बैंक का ये है मनीला में। मनीला, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। स्थापना की अगर बात कर लें तो स्थापना कब हुआ था एशियाई विकास बैंक का? 1966 ईस्वी में। इसे भी नोट कर लें, ये भी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। मुख्यालय के साथ साथ स्थापना दिवस। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो जजिया कर लगाने वाला पहला अगर बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में वो है भी नहीं, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। लेकिन अगर पूरे भारत में बोला जाए कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आएगा। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का नाम आएगा, जो सबसे पहले जजिया कर लगाया था। 712 ईस्वी में यह भारत पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, 712 ईस्वी में। और किसको जीता था? सिंध को जीता था। सबसे पहले 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और सिंध को जीता था मोहम्मद बिन कासिम। और सबसे पहला जजिया कर जो लगाया था ब्राह्मणों पर वो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। लेकिन जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया? ऑप्शंस ये हैं, तो इसके अनुसार फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, जिसे बाद में जजिया कर हटाया गया। किसके द्वारा हटाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लगाया गया था ये अकबर ने हटा दिया था। लेकिन फिर शुरुआत किया था औरंगजेब ने, फिर से शुरुआत किया था। जब अकबर खत्म कर दिया था तो इसकी शुरुआत, यानी कि ये जजिया कर की शुरुआत फिर से औरंगजेब ने किया था। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए फायदेमंद हैं।
तो जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? अगर ऑप्शंस में फिरोज शाह तुगलक है तो ये हो जाएगा आंसर। अगर ऑप्शंस में मोहम्मद बिन कासिम है तो मोहम्मद बिन कासिम होगा, क्योंकि इसने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि सिंध पर विजय प्राप्त किया था, ये भी याद रखना है। बाद में इसे हटाया गया था जजिया कर को, अकबर ने हटाया था और फिर से इसे शुरू किया था तो ये औरंगजेब था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि एक एक नोटिफिकेशन एक एक वीडियो का आपके पास पहुँचे, सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद।